हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। सुमेर की पिटाई और महल में आगमन। शौर्य वर्तक साम्राज्य की राजधानी सिलोनी में पहुंच चुका था। यहां आने के बाद शौर्य ने कुछ देर आराम करने की सोची थी और उसके बाद राजमहल जाकर सूर्यनारायण से युगी का नाता पूरी तरह से तोड़कर वो अपने अगले सफर पर जाना चाहता था। पर जैसे शौर्य ने सोचा था ऐसा नहीं हो पाया और शौर्य को सुमेर नामक साम्राज्य के वित्त मंत्री के बेटे ने रोक लिया। वैसे भी पूरे राजधानी में सुमेर एक नंबर का ठरकी होने के लिए जाना जाता था। और आज सुमेर ने शौर्य का रास्ता काट दिया था। सुमेर शौर्य को वहां से जाने से रोकते हुए शौर्य की गर्दन पर तलवार रखकर खड़ा था। पर इस नज़ारे को देखकर शौर्य के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। शौर्य बिना किसी भाव के सुमेर को देखते हुए बोला, बच्चे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बाप को भेज, तेरी औकात नहीं यहाँ बात करने की। अभी भी मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ। चुपचाप यहाँ से चला जा वरना तुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। शौर्य की धमकी सुनकर सुमेर और भी ज्यादा उत्तेजित हो गया और बोला, तू मुझे धमका रहा है बच्चे? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। तो ठीक है, मैं पहले तुझे खत्म कर देता हूँ, फिर तेरी पत्नी के साथ मैं सुहागरात मनाऊंगा। ऐसा कहकर सुमेर ने अपनी शौर्य की गर्दन पर रखी तलवार पर अपनी आध्यात्मिक शक्ति से जोर डाल दिया। पर अगले ही पल सुमेर के चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि शौर्य की गर्दन पर एक सुनहरे रंग का कवच उभर आया था। उस कवच की वजह से सुमेर की तलवार शौर्य की गर्दन पर ही अटक गई थी। अब सुमेर को यह समझ नहीं आ रहा था कि अपनी तलवार को वापस कैसे ले। शौर्य के चेहरे पर अब कुछ कुछ खतरनाक भाव दिखाई देने लगे। शौर्य ने हल्के से अपने हाथ को उठाया और फिर उस तलवार को अपनी दो उंगलियों में जकड़ लिया। अगले ही पल खट की आवाज हुई और तलवार दो टुकड़ों में टूटकर बिखर गई। सुमेर की तलवार कोई साधारण तलवार नहीं थी। वो एक उच्च स्तरीय शस्त्र थी। उसके पिता को खुद सम्राट ने ये तोहफे में दी थी। और इस तलवार को शौर्य ने बस अपनी दो उंगलियों से तोड़कर रख दिया था। शौर्य की बस इतनी हरकत ही काफी थी सुमेर को अंदर तक हिलाकर रखने के लिए। सुमेर के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसने थरथराती आवाज में कहा, कौन हो तुम? देखो, मेरे पिता वित्त मंत्री है। कोई ऐसी वैसी हरकत करके इस साम्राज्य की दुश्मनी मोल मत लेना। मैं बता रहा हूं कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। पर सुमेर की इस खोखली धमकी का शौर्य पर असर नहीं हुआ। शौर्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक ही झटके में सुमेर की गर्दन को जकड़कर कहा, तेरा बाप ये है, तेरा बाप वो है, ये सब तो ठीक है, पर मुझे बता तू कौन है? तेरा अस्तित्व क्या है? ये सुनकर सुमेर का चेहरा काला पड़ गया। उसके गले पर शौर्य के बढ़ते दबाव के कारण वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। शौर्य ने फिर उस पर ज्यादा समय बर्बाद करने की बजाय एक झटके से उसे खत्म करने के लिए अपनी ताकत को बढ़ाया, पर तभी युगी ने शौर्य के हाथ को पकड़ा और बोली, स्वामी, जाने दो इसे। ऐसे लोग आपके हाथों मरने के लायक भी नहीं है। ऊपर से साम्राज्य में बेवजह परेशानी निर्माण हो जाएगी। युगी की बात सुनकर शौर्य ने कुछ सोचा और फिर उसने सुमेर को दूर फेंक दिया। सुमेर लुढ़कते हुए दूर जा गिरा, पर तभी सुमेर के कानों पर बेहद डरावनी और ठंडी आवाज पड़ी, अगर तुम मुझे अगली बार दिखाई दिए तो तुम्हारी गलती हो या ना हो, मैं तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा। सुमेर ने ये सुना तो वो हड़बड़ाकर उठ खड़ा हो गया और अपने साथियों के साथ वहां से भाग गया। पर जाते जाते उसने पूरी हिम्मत जुटाई और एक नजर शौर्य की ओर देखा और मन ही मन दांत पीसते हुए बोला, मैं भी देखता हूं कि तुम मेरे पिताजी के सामने क्या करते हो। मैं तुम्हारी इस खूबसूरत पत्नी को अपनी बनाकर रहूंगा, वरना मेरा नाम सुमेर नहीं। ऐसा सोचकर सुमेर वहां से तेजी से भाग गया। पर उसकी आंखों को देखकर शौर्य ने भांप लिया था कि ये जीवित छोड़ा हुआ दुश्मन कल दुगनी ताकत से उस पर हमला करेगा। पर इस बार उसने युगी के शब्दों का मन रखने के लिए उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध जीवित छोड़ा था, पर शौर्य उसे जाने नहीं देने वाला था। जब सुमेर वहां से भाग गया तो अंजने ने हंसते हुए कहा, आज भी कुछ लोग ऐसी हरकतें करने से बाज नहीं आते हैं। ये कितनी खेद की बात है। अगर मेरे प्रभु यहाँ जन्मे होते तो ये लोग ऐसी दूसरों की पत्नियों को गंदी नजरों से देखने की हिम्मत ही नहीं करते। शौर्य ने ये सुना तो बस बेबसी से मुस्कुराया और बोला, ये मानव जो होता है ना, ये दानव, देव और राक्षसों का मिला जुला रूप है। उसे अगर कोई चीज अधिक दो तो वो अहंकारी बनकर बुरे कर्म करता है। अगर उसे कुछ भी ना दो तो मजबूरी में बुरे कर्म करता है। अगर उसे जितना चाहिए उतना ही दो तो लालच की वजह से बुरे कर्म कर बैठता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मानव बुरे कर्मों के अधीन जाता ही है। ये सुनकर अंजने ने सवालिया नजरों से देखते हुए शौर्य से पूछा, फिर इसका कोई उपाय नहीं है जिससे ये बुरे कर्म करने से खुद को रोक पाए? इस पर शौर्य ने अपनी आधी अधूरी बढ़ी हुई दाढ़ी को सहलाया और किसी ज्ञानी बाबा की तरह बोला, है ना, हमारे पास दो उपाय है इन्हें ऐसा करने से परावृत करने के लिए।
पहला है इन्हें अच्छे और बुरे का अंतर बताने वाले संस्कार दिए जाते और दूसरा है कि इनके सामने ऐसे उदाहरण रख दिए जाए और बताया जाए कि इन बुरे कर्मों का फल कितना भयानक हो सकता है। ये सुनकर अंजने हल्के से मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए आगे बढ़ गया। शौर्य और अंजने के बीच ऐसी ही बातें होती रहती थी और बाद में दोनों चुप होकर आगे निकल जाते थे। शौर्य और युगी अपने कमरे में पहुंच गए थे। शौर्य आज युगी के साथ अपना समय बिताना चाहता था और अपने विवाह को एक पूर्ण अर्थ दिलाना चाहता था। कमरे के अंदर आते ही शौर्य के नाक की नथुने हल्के से हिल गई, क्योंकि अभी अभी युगी स्नान करके बाहर आ गई थी और उसके शरीर से एक मोहक खुशबू शौर्य के दिमाग को झकझोर कर रख रही थी। ये युगी की अपनी जीवन तत्व की ऊर्जा के कारण हो रहा था। इसका असर किसी उत्प्रेरक की तरह शौर्य पर हुआ और शौर्य ने लपक कर युगी को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर में कमरे में दोनों एक दूसरे के मिलन के आनंद में डूब गए। दूसरे दिन सुबह सुबह सूर्यनारायण अपने दरबार में सिंहासन पर बैठकर सामने खड़े लड़के की बात को ध्यान से सुन रहा था। महामहिम, मुझे न्याय चाहिए। आपके इस विशाल और महान वर्तक साम्राज्य की राजधानी के अंदर कोई बाहरी व्यक्ति आता है और साम्राज्य के वित्त मंत्री के बेटे को पीट कर चला जाता है। इससे हमारे साम्राज्य का घोर अपमान हुआ है। महामहिम, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उस बाहरी घुसपैठिए को कैद करें और उसे काफी से कड़ी शिक्षा दे, ताकि कोई और ऐसा करने की सोचे भी ना। उस लड़के की बात खत्म होते ही एक बैंगनी वस्त्र पहना अधेड़ उम्र का आदमी आगे आया और उसने दोनों हाथ जोड़कर सूर्यनारायण से कहा, महामहिम, मुझे मेरे पुत्र के साथ हुए इस व्यवहार के लिए न्याय चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा कि आप उस दोषी को दंडित करें। ये सुनकर सूर्यनारायण सोच में पड़ गया। फिर उसने अपने सिंहासन पर बने शेर के मुखौटे को सहलाया और बोला, अगर हमारे राजधानी में आकर साम्राज्य के मंत्री के बेटे के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत करता है तो उसे जल्द से जल्द कैद कर लिया जाए और दरबार में पेश किया जाए। सूर्यनारायण का आदेश मिलते ही सेनाध्यक्ष ने पीछे की ओर देखा और बोला, अभी के अभी उस विश्रामगृह में जाकर उस लड़के को उठाकर यहाँ ले आओ। ये हमारे महामहिम का सख्त आदेश है। ऐसा कहने के बाद तुरंत राजसी सुरक्षा दल की एक छोटी टुकड़ी हवा के झोंके की तरह आसमान में उड़ गई और उस विधामगृह की ओर जाने लगी जहां शौर्य और उसके साथी ठहरे हुए थे। कुछ ही देर में शाही सुरक्षा रक्षकों की ये टुकड़ी यहां पहुंच गई। उन्होंने आते ही उस विश्रामगृह के संचालक को बुलाया और शौर्य के बारे में पूछताछ की और उन्हें तुरंत पता चल गया कि शौर्य पहले ही विश्रामगृह छोड़कर राजमहल की ओर निकल गया है। ये सुनकर सैनिकों की ये टुकड़ी तुरंत वापस मुड़ गई और शौर्य को तलाशते हुए महल की ओर वापस आने लगी, पर पूरे रास्ते उन्हें शौर्य और युगी कहीं नहीं मिली। इधर महल के प्रवेश द्वार पर शौर्य और युगी खड़े थे। यहां आते ही शौर्य को वाहन खड़े सैनिकों ने अंदर जाने से रोक लिया, जिस वजह से शौर्य को थोड़ी चिढ़ महसूस हुई और उसने इन सैनिकों को पीटकर अंदर जाने का प्लान बना लिया। पर तभी युगी ने अपनी अंगूठी से एक मोहर निकाली और सैनिक को दिखाई। मोहर को देखते ही सारे सैनिक घुटनों पर आ गए और उन्होंने तुरंत उन्हें अंदर जाने दिया। शौर्य और युगी अंजने के साथ टहलते हुए महल के परिसर में एकदम बेफिक्र होकर भटकने लगे। तभी सम्राट का सलाहकार किसी काम से बाहर आया हुआ था, उसकी नज़र युगी पर पड़ गई। युगी को सलाहकार ने एक ही नज़र में पहचान लिया और वो आनंदित होकर सम्राट को खबर देने के लिए दौड़ पड़ा। इधर सुरक्षा रक्षकों की टुकड़ी पूरे शहर में शौर्य और उसके साथियों को ढूंढने लगे, पर उनके हाथ निराशा के अलावा कुछ नहीं लगा। ऊपर से उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि शौर्य महल के अंदर चला गया होगा, जिस वजह से उन लोगों ने भी महल के अंदरूनी हिस्से में जांचने की जरूरत नहीं समझी। इधर शौर्य और युगी इन सभी बातों से अनजान लापरवाही से महल के उस कोने में जाने लगे जहां राजकुमारी युगी की मां का घर बना हुआ था। ये रानीमहल का हिस्सा था। इस ओर कई सारे छोटे छोटे दालान बने हुए थे जो कि सम्राट की रानियों के लिए थे। इनमें से सबसे बड़ा दालान पट रानी का था और बाकी एक जैसे दिखने वाले कई महल अन्य रानियों के थे। शौर्य इन सभी को देखते हुए मन ही मन बोला, साला लाइफ हो तो ऐसी, इतनी सारी रानियां होने का मजा ही कुछ और है। तभी सिस्टम की खोक आवाज शौर्य के कानों पर पड़ी, तुम्हारी भी 8 योगिनियां हैं। तुम जब उन स्थित के सामने अकेले जाओगे तो तुम्हें समझ आएगा कि लाइफ हो तो ऐसी क्यों। ये सुनकर शौर्य का चेहरा बिगड़ गया। तब तक युगी ने शौर्य के आस्तीन को खींचा और एक साधारण से दिखने वाले रानी महल के अंदर लेकर जाने लगी। दरवाजे पर पहुंचते ही पहरेदारों ने युगी को नहीं पहचाना तो उन्होंने रोक दिया। तभी युगी ने कड़क आवाज में कहा, क्या बात है, तुम दोनों तो अपनी राजकुमारी को भूल ही गए जो उसे रोकने का साहस कर रहे हो। युगी की आवाज सुनते ही दोनों सिपाहियों ने झुककर युगी को प्रणाम किया और उसे दरवाजा खोलकर अंदर जाने का इशारा किया। शौर्य हल्के से मुस्कुराया और युगी के पीछे अंदर चला गया। वहीं दूसरी ओर दूर राजधानी के बाहरी हिस्से के जंगल में कुछ अर्क गुरुकुल के लोग अधेड़ उम्र की आदमी को देखते हुए कह रहे थे, प्राचार्य, हमने आसपास के गांव, शहर और यहाँ तक कि जंगल भी अच्छे से छान मरे, पर पिछले 15 दिनों से हमने उनकी छाया भी यहाँ नहीं देखी। ये सुनकर प्राचार्य ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और बोला, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे वो लोग मेरे सामने जिंदा या मुर्दा चाहिए। मैं उन्हें अपने हाथों से मेरे शिष्य मनोज के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए दंड दूंगा। जब तक हम उन लोगों को ढूंढ नहीं लेते मैं वापस नहीं जाऊंगा।
ये सुनकर उसके साथ आए सभी लोग मुरझाए फूल की तरह सहम गए। तभी एक साथी धीमी आवाज में बोला, प्राचार्य वैसे भी हम अब सिलोनी के पास पहुंच चुके हैं। क्यों ना हम अंदर जाए और सम्राट से हमारे लिए मदद मांग ले। सम्राट के दूर दूर फैले सैनिकों के मदद से हम उन लोगों को आसानी से पकड़ लेंगे। उस साथी की सलाह सुनकर प्राचार्य ने एक कुटिल मुस्कान दी और बोला, ये बड़ी अच्छी बात कही तुमने। हम ऐसा ही करेंगे। वैसे भी सूर्यनारायण पर मेरे बड़े उपकार है। इतना कहकर वो सारे लोग राजधानी की ओर बढ़ गए। इधर महल के अंदर सम्राट का सलाहकार दौड़ते हुए सम्राट के पास पहुंचा और हौंकते हुए बोला, सम्राट की जय हो। सम्राट, वो वापस आ गई है। अभी मैंने उसे अंदर आते हुए देखा है। उसके साथ 2 लड़के भी है। ये सुनकर सम्राट को कुछ भी समझ नहीं आया ऐसा लगा और उसने गुस्से से कहा, अब कौन सी मुसीबत आई है यहाँ? कौन है वो, नाम बताओ। इस पर सलाहकार ने एक गहरी सांस ली और बोला, महामहिम राजकुमारी युगी वापस आए हैं। मैंने अपने इन आंखों से उन्हें अंदर आते हुए देखा है। सलाहकार की बात सुनकर मानो सम्राट के उतरे हुए चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई और खुश होते हुए अपने सिंहासन उठ खड़ा हो गया। सम्राट सूर्यनारायण ने फिर दरबारियों की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, मुझे एक अत्यावश्यक काम से बाहर जाना होगा। आज के लिए आज का दरबार यही रोक दिया है। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं आपको जल्द ही एक खुशखबरी देना चाहूंगा। इतना कहकर सूर्यनारायण तुरंत दरबार से बाहर निकला और उस ओर दौड़ पड़ा जिस ओर सलाहकार ने युगी को देखा था। उस स्थान पर आते ही सम्राट ने अपनी आध्यात्मिक चेतना को हर तरफ फैला दिया और एक जगह उसकी चेतना रुक गई। सम्राट ने अचानक महसूस किया कि 2 जोड़ी ठंडी और गहरी आंखें अचानक सम्राट और युगी के बीच में आ गई। उन आंखों को देखते ही सम्राट को ऐसा लगा जैसे उसने किसी शेर को जगा दिया हो। तभी सम्राट की कानों पर एक आकाशवाणी सुनाई दी, अगर मेरी पत्नी के प्रति कुछ खराब विचार तुम्हारे मन में आया तो मैं इस साम्राज्य को कूड़ेदान से अधिक नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर शौर्य ने अपनी आभा को वापस अपनी तलवार में दबा दिया और आसपास देखने लगा। तभी एक बेहद खूबसूरत औरत राजसी रानी की तरह पोशाक पहनकर शौर्य और युगी के सामने खड़ी हो गई। उस औरत को देखते ही युगी उछल पड़ी और उस औरत के गले मिल गई। माँ बेटी की ये भरत मिलाप होते ही दरवाजे पर एक और साया प्रकट हुआ और सूर्यनारायण हाथ फैलाकर उस ओर आ गया। मेरी राजकुमारी वापस आ गई है। बेटा, इस अभागी पिता को क्षमा करके तुमने मुझे अपने पूर्व में किए गए अपराध को माफ कर दिया होगा। बेटा, मुझे माफ कर दो। हम उस आदमी की बहकावे में आ गए थे। याद सुनकर युगी नदविंद हाथों को बांधा और घूरते हुए सूर्यनारायण को देखने लगी। क्या होगी युगी की प्रतिक्रिया अपने पिता के प्रति? क्या हो जब शौर्य उस दरबारी वित्त मंत्री के सामने आ जाए? क्या गुरुकुल के प्राचार्य सम्राट सूर्यनारायण से अपना काम करवा लेंगे? दरबार में शौर्य, अंजने और युगी आज सिलोनी शहर यानी वर्तक साम्राज्य के राजधानी पहुंच गए थे। यहां आते ही शौर्य ने वित्त मंत्री के बेटे सुमेर को पीट दिया। उसके बाद जब वो तीनों रानीमहल पहुंचे तो सम्राट खुद उनसे मिलने आ गए। जब सम्राट ने युगी से क्षमा की अर्जी की तो युगी ने अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधा और सूर्यनारायण को घूरने लगी। युगी को ऐसे खुद को घूरता देखकर सम्राट सूर्यनारायण ने थोड़ा सहमते हुए कहा, बेटा, पिछले कुछ सालों में जो कुछ भी साम्राज्य के अंदर हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। हमने तुम्हारी गुरु करुणा को साम्राज्य से दूर करके खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। मुझे इस बात का बृहद पश्चाताप है। ये सुनकर युगी ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, अब ये आपके पश्चाताप के आंसू मेरी गुरु को वापस तो नहीं ला सकते ना पिताश्री। अब मैं क्या इसका अचार डालूंगी? वैसे भी अब मुझे आपके इस विशाल और महान साम्राज्य से कोई संबंध नहीं रखने हैं। वो तो बस जाते जाते मैं माँ से मिलने यहाँ आई हुई थी। आपको आपका ये विशाल साम्राज्य और इसकी राजनीति मुबारक। इतना कहकर युगी ने मुंह फेर लिया। तभी सम्राट की नजर युगी के बगल में खड़े दोनों शौर्य और अंजने पर पड़ी। जब सम्राट सूर्यनारायण की आंखें शौर्य से मिली उसे अचानक अपने पूरे शरीर में कंपन महसूस हुआ। सूर्यनारायण तुरंत नीचे झुका और उसने शौर्य के पैर छुए और माफी मांगते हुए बोला, भैरव की जय हो। इस अभागे पिता का प्राणिपात स्वीकार करे। इस पर शौर्य ने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाया। तभी सूर्यनारायण आगे बोला, ये हमारे साम्राज्य का सौभाग्य है कि स्वयं भैरव इस राज्य के जमाई बन गए हैं। मैं आपके स्वागत की सारी तैयारियां करता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका पूरे दरबार के सामने सत्कार करना चाहूंगा। इस पर शौर्य ने भौहें सिकुड़ते हुए सूर्यनारायण को देखा और तिरछी मुस्कान बिखेरी। पर उसने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाया और कुछ भी नहीं कहा। सूर्यनारायण ने महसूस किया कि युगी और शौर्य उससे बात करने के लिए काफी उदासीन लग रहे हैं तो वहां रुकना उसे सही नहीं लगा। सूर्यनारायण तुरंत पलट गया और वापस अपनी कक्ष की ओर चला गया। सम्राट के जाने के बाद शौर्य की सासू मां यानी दूसरी रानी ने उनके स्वागत के लिए 5 पकवानों का आयोजन किया और तीनों को पेट भर भोजन खिलाया। भोजन के दौरान शौर्य ने एक बात देखी कि रानी इस घटना के बाद काफी उदास लग रही थी। इधर दोपहर के आखिरी प्रहर में गुरुकुल के प्राचार्य और उनके साथी महल में पहुंचे। उनके आते ही सूर्यनारायण खुद उनका स्वागत करने के लिए बाहर आया। आगंतुकों का स्वागत करने के बाद प्राचार्य ने अपने आने का कारण सम्राट को बताया।
प्राचार्य की बात सुनकर सम्राट ने भी उन 3 लोगों को ढूंढने के आदेश तुरंत अपने सैनिकों को दे दिए। पर उसने थोड़ा भी नहीं सोचा कि वो जिन्हें ढूंढ रहा है वो लोग इस वक्त उसके महल में ही तो रुके हुए हैं। शाम के समय शौर्य और अंजने शहर में घूमने निकल गए। बाहर राजधानी का बाजार लगा हुआ था जहां लोगों की भीड़ एकत्रित होकर अपने सामान बेच और खरीद रही थी। इस खरीदारी के दौरान ही अचानक बाजार में हलचल मच गई और कई सारे सशस्त्र योद्धा बाजार में आ गए। वो हर किसी को यहां आने के बाद जांच रहे थे पर कोई भी उनके जानकारी के अनुसार उन्हें प्रतीत नहीं हो रहा था। तभी किसी की हल्की आवाज शौर्य के कानों पर पड़ी जो कि एक सैनिक की थी। ये गुरुकुल के लोग क्या हमें उनका दास समझते हैं जो अपना काम हमसे करवा रहे हैं? 3 छोटे छोटे बच्चे भी उनसे ढूंढे नहीं जाते। तभी दूसरा सिपाही बोला, देख भाई, हम ठहरे सम्राट के सैनिक, अब जब हमारे सम्राट खुद गुरुकुल को मदद करने के लिए तैयार है तो हमारा ये धर्म है कि हम उसका पालन करें। तभी तीसरा सैनिक धीरे से बोला, पर मुझे एक बात बार बार खटक रही है। आज जिन लोगों ने सुमेर को सबक सिखाया वो लोग भी 3 ही थे और जिनकी तलाश गुरुकुल कर रहा है वो लोग भी 3 ही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तीनों वही होंगे? उस पर उसके साथ खड़े सभी सैनिक अचानक गहरे विचार में पड़ गए। तभी एक सैनिक की नज़र शौर्य और अंजने पर पड़ी जो बाजार में टहल रहे थे। उन लोगों ने तुरंत उन्हें रोक लिया और उनकी पूछताछ शुरू कर दी। शौर्य तुरंत समझ गया कि मुसीबत अपने आप उसकी तरफ आकर्षित हो चुकी है और उसने एक लाचारी भरी मुस्कान दी। अंजने के चेहरे पर भी एक हास्य उभरा और उसने शौर्य को कोहनी मारते हुए कहा, मित्र, सारी समस्याएं ऐसी तुम्हारी तरफ खींची चली आती है क्या, जिससे बिना कुछ किए भी लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं? इस सवाल पर शौर्य ने हल्के से सिर नामे हिलाया और बोला, क्या बताऊं आपको, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। तभी एक सैनिक ने कठोर आवाज में शौर्य से पूछा, ए लड़के, कौन हो तुम और कहां से आए हो? इस सवाल पर शौर्य ने भी अकड़ कर कहा, मैं कौन हूं ये जानने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम सम्राट के अतिथि हैं जो आज ही महल में दाखिल हुए हैं। हमारे बारे में खुद सीधा सम्राट से पूछ लेना। शौर्य का बोलने का ऐसा लहजा सुनकर सैनिकों ने अपनी अपनी तलवारों पर पकड़ मजबूत कर ली और शौर्य को घूरते हुए बोले, क्या तुम्हें लगता है कि राजधानी में आया हर आदमी सम्राट का अतिथि हो सकता है? अब चुपचाप अपना परिचय दो। हम कुछ लोगों को ढूंढ रहे हैं, हमें तुम दोनों पर संदेह है। ये सुनकर शौर्य ने भी घमंड के साथ कहा, मेरा नाम शौर्य है, शौर्य अग्निहोत्री। ये मेरा मित्र अंजने है और हम अग्नि साम्राज्य से यहाँ आए हैं। ये सुनकर सैनिकों में से एक सैनिक को कुछ याद आया और उसे ऐसा कहा कि उसने ये नाम कहीं तो सुना है, पर कहा ये उसे याद नहीं आ रहा था, पर ये नाम उसे जाना पहचाना लगा। इस नाम को सुने होने के कारण उस सैनिक ने अपने साथियों को पीछे खींचा और धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता कि हम जिन्हें ढूंढ रहे हैं वो ये लोग हैं। वैसे भी ये नाम मैंने पहले भी सुना है, हो सकता है कि ये सम्राट के अतिथि ही हो। उसकी बात सुनकर सैनिकों ने शौर्य और अंजने को आगे बिना कुछ कहे वहां से जाने दिया। उनके जाने के बाद अंजने ने कहा, ये लोग कितने मूर्ख हैं। इनके पास उन 3 लोगों का वर्णन भी नहीं और उन्हें ये लोग इतनी भीड़ में ढूंढने निकले हैं। बड़े ही खेद की बात है। ये सुनकर शौर्य ने भी हंसते हुए कहा, ये लोग ऐसे उन लोगों को ढूंढेंगे तो उन्हें हम लोग कभी भी नहीं मिलेंगे। इतना कहकर दोनों हंस पड़े और बाजार की भीड़ में वापस गुम हो गए। इधर रात होने तक सैनिकों ने सम्राट ने बताए लोगों की खोजबीन की पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। उनके लीडर ने पूरे सत्र की जानकारी एक चिट्ठी पर लिखी और सम्राट को भेज दी। दूसरे दिन दरबार सुबह जल्दी भर गया। साम्राज्य के सारे मंत्री उनकी आरक्षित कुर्सियों पर बैठ गए। आज दरबार में कुछ और कुर्सियां भी रखी हुई थी। इनमें से एक राजकुमारी युगी के लिए थी और दूसरी शौर्य के लिए थी और तीसरी प्राचार्य के लिए थी। दरबार में धीरे धीरे लोग अंदर आते गए। शौर्य और अंजने भी दूसरी रानी और युगी के दरबार में दाखिल हुए। इधर सम्राट के साथ प्राचार्य भी दरबार में आ गए। तभी जो कुर्सी प्राचार्य के लिए रखी थी और जो बिल्कुल शौर्य के बगल में थी उस पर अंजने ने सीधा जाकर बैठना सही समझा और वो बैठ गया। अंजने को ऐसे बैठते देखकर एक दरबारी अधिकारी उसे टोकते हुए बोला, श्रीमान, ये कुर्सी आपके लिए आरक्षित नहीं है, कृपया इसे छोड़ दे और सामने जाकर खड़े हो जाए। तभी शौर्य ने उस अधिकारी को देखते हुए कहा, महोदय, ये मेरे साथ ही आए हुए हैं और उनका सम्मान मेरे बराबर का है। आप उस प्राचार्य से कहकर उसे पीछे जाकर खड़े होने के लिए कह देना। शौर्य की ये बात सिर्फ उस अधिकारी ने ही नहीं सुनी थी बल्कि सम्राट और उसके साथ अभी अभी अंदर आए हुए प्राचार्य ने भी सुनी थी। प्राचार्य की मुट्ठियां भींच गई और उसने अपने दांतों को कसकर एक दूसरे पर रगड़ दिया। ये घोर अपमान था जो आज तक किसी ने उसका नहीं किया था। यहां तक कि खुद सम्राट भी ऐसी बात नहीं करते थे। सम्राट ने तुरंत बात को संभालते हुए उस अधिकारी से कहा, जाओ जाकर एक और कुर्सी लाओ और उसे यहां लगाओ। यहां आज मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए। ये सुनकर वो अधिकारी वहां से चला गया। तभी सूर्यनारायण अपने सिंहासन की ओर बढ़ गया और उसके सामने खड़ा हो गया। सभी दरबारियों ने एक साथ ऊंची आवाज में सम्राट को प्रणाम किया और उसके बाद सम्राट सिंहासन पर बैठ गया। तब तक उस अधिकारी ने प्राचार्य को कुर्सी लाकर दे दी थी।
प्राचार्य भी शांति से अपनी कुर्सी पर बैठ गया, पर अंदर ही अंदर वो शौर्य से घृणा करने लगा था। तभी दरबार के दरवाजे से हिलते डुलते एक आदमी अंदर आया। उसके पीछे एक जवान लड़का जो कुछ लंगड़ाते हुए चल रहा था, पर उसकी चाल को देखकर कोई भी कह सकता था कि वो नाटक कर रहा है। उसे अंदर आता देखकर शौर्य, युगी और अंजने ने एक साथ एक दूसरे को देखा। वो तीनों मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। इधर उन दोनों लोगों ने सम्राट को प्रणाम किया और फिर आज के नए अतिथियों की ओर देखा, पर जब उनकी नजरें शौर्य और युगी पर पड़ी, उनके मुंह खुले के खुले रह गए। ये दोनों लोग असल में सुमेर और उसके वित्त मंत्री पिता थे। इन बाप बेटों का दरबार में भी अलग ही रुतबा बना हुआ था, क्योंकि सारे साम्राज्य के अधिकारियों के आर्थिक व्यवहार इस गोल मटोल आदमी के हाथ में थे। सम्राट ने भी उनके हैरान चेहरों को देखा और सोच में पड़ गया, पर तभी सुमेर ने अपनी उंगली शौर्य की ओर की और बोला, पिताश्री, ये वही लड़का है जिसने कल मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, और उसके बगल में बैठी वो लड़की जिस पर मेरा दिल आ गया है। तभी एक गुस्से भरी आवाज सुमेर के पीछे से आई, तो जिन्होंने कल तुझे सबक सिखाया वो हमारे खास मेहमानों में से एक है। ये आवाज मेघनारायण की थी, जो अभी अभी दरबार में दाखिल हुआ था। इस पर सुमेर ने युगी की ओर देखा और उसके बैठने के स्थान को नजरअंदाज करते हुए कहा, इस लड़की की सुंदरता के कारण इसे सम्राट ने यहाँ बुलाया होगा, पर एक बात स्पष्ट है कि ये लड़की चरित्रहीन है। मैंने इसे दो पुरुषों के साथ कल शहर में घूमते हुए देखा है। ऐसी लड़की को यहाँ दरबार में सम्राट ने बुलाकर अच्छा नहीं किया। तभी एक जोरदार थप्पड़ पीछे की तरफ से सुमेर के गाल पर पड़ा और सुमेर जमीन पर धूल चटाने लगा। उसके पीछे मेघनारायण लाल आंखों से उसको देख रहा था। मेघनारायण को देखते ही पता चल रहा था कि सुमेर की ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इधर सम्राट सूर्यनारायण का भी ऐसा ही कुछ हाल था। फिर भी सूर्यनारायण ने गुस्से को नियंत्रित किया और वित्त मंत्री को देखते हुए बोला, चिटनिस, आपके पुत्र की अभद्रता दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। आपको उसे नियंत्रित करना चाहिए। ऐसी अभद्र बातें दरबार में शोभा नहीं देती। ये सुनकर चिटनिस ने भी एक नज़र युगी को देखा और सम्राट की ओर हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं अपने बेटे के इस व्यवहार के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, पर इस लड़की को देखकर जो मेरे बेटे ने कहा वो सही कहा, ऐसा ही लग रहा है महामहिम। आपको इसे ऐसे मुख्य अतिथि के रूप में लाने से पहले विचार करना चाहिए था। ये सुनकर सम्राट के गुस्से का बांध टूट गया और उसने अपनी दैवीय स्तर की शक्तियों को प्रकट करते हुए जोरदार दहाड़ लगाई और गुस्से से कहा, चिटनिस, लगता है आप भी अपनी मर्यादा और दरबार का शिष्टाचार भूल गए हैं। आप जिस लड़की को महज एक आम लड़की कह रहे हैं वो कोई और नहीं, साम्राज्य की बड़ी राजकुमारी युगी है। आज तक वो अपना चेहरा ढक कर रखती थी, पर आज उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप उसके पद की गरिमा भूलकर उसके प्रति ऐसे अभद्र टिप्पणियां करें। जैसे ही चिटनिस ने युगी के राजकुमारी होने की बात सुनी, उसके हाथ पैर ढीले हो गए। सम्राट आगे कुछ कहते चिटनिस और सुमेर दोनों घुटनों के बल नीचे बैठ गए। पर आज सम्राट के कुछ आगे कहने से पहले ही किसी ने अपनी हरकत कर डाली थी। शौर्य अपनी कुर्सी से एक छलांग लगाकर सीधा दोनों पिता पुत्रों के सामने खड़ा हो गया और उसने दोनों को बालों से पकड़कर ठंडी आवाज में कहा, जब बाप ही ऐसे नीच विचार करता है तो जाहिर है कि बेटा भी ऐसा होगा। तुम दोनों को मेरी पत्नी का अपमान करने के लिए इसका आज मैं दंड देकर रहूंगा। शौर्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके हाथ में आज उसकी गदा प्रकट हो गई। ये वही संकटमोचन गदा थी जिसे शौर्य ने नीलामी से खरीदी थी। इसका निर्माण उसके आराध्य हनुमान ने किया था। आज शौर्य का इन्हें कुचलकर मारने का था और इस काम को करने के लिए गदा से अच्छा दूसरा कोई शस्त्र नहीं था। गदा के प्रकट होते ही अंजने की आंखों में एक चमक दिखाई और फिर वो गायब हो गई। इधर शौर्य ने गदा को हवा में उठाया और सीधा सुमेर के जबड़े पर दे मारा। सुमेर का जबड़ा पूरी तरह से ढीला पड़ गया और उसके सारे दांत बाहर उखड़कर गिर गए। उसके बाद शौर्य ने अपनी गदा से अगला प्रहार गोल मटोल चिटनिस के कमर पर कर दिया। वित्त मंत्री की कमर से हड्डियां चटकने की आवाज आई और एक दर्दनाक चीख के साथ वो जमीन पर बैठ गया। शौर्य ने उसके बाद वापस सुमेर को गिरेबान पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसे अपनी गदा से कुचलने के लिए गदा को हवा में लहराया। तभी सम्राट ने अपना सिंहासन छोड़ा और शौर्य के पीछे आ गया। उसने शौर्य को आगे कुछ करने से रोकते हुए कहा, रुक जाए शौर्य, आपको आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने मेरी बेटी पर लांछन लगाया है तो उसका दंड उन्हें मैं दूंगा। ये सुनकर शौर्य रुक गया और अपनी गदा को कंधे पर रखकर वापस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। सम्राट ने फिर गुस्से भरी नजरों से उन पिता पुत्रों को देखा और ऊंची आवाज में बोला, सैनिकों, इन दोनों को ले जाकर सुरंग में डाल दो, और हाँ, इनकी जुबान काटकर ही अंदर डालना ताकि इनके मुंह से आज के बाद ऐसी अभद्र बातें ना निकले। ये सुनकर वित्त मंत्री अचानक हंसने लगा और अकड़ते हुए दर्द भरी आवाज में बोला, सूर्यनारायण, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुझे अच्छे से प्रतीत है कि मैं साम्राज्य का वित्त मंत्री हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरा ये साम्राज्य भूखा मरेगा। ये सुनकर सम्राट ने उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर पीछे मुड़ते हुए बोला, ये तेरी गलत फहमी है। मेरे साम्राज्य को तेरे जाने से कुछ नहीं होगा, पर तेरे होने से मेरा साम्राज्य ही क्या, मेरा परिवार भी खत्म हो सकता है। इतना कहकर सम्राट वापस अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गया।
पर इतनी देर से शांति से ये तमाशा देख रहा प्राचार्य लगातार शौर्य को ही घूर रहा था। उसकी नजरें शौर्य पर ही टिकी हुई थी। उसे रह रहकर शौर्य को देखकर अपने शिष्य मनोज की अवस्था याद आ रही थी। क्या प्राचार्य को पता चल जाएगा कि मनोज को पीटने वाला कोई और नहीं शौर्य ही था? क्या शौर्य इन पिता पुत्रों को ऐसे ही जाने देगा? क्यों? अंजने संकट मोचन गदा को देखकर थोड़ा चौंक गया था। चैप्टर 468 प्राचार्य से पंगा। सिनौली के राजमहल में आज सुबह सुबह दरबार लगते ही हलचल मची हुई थी। आज दरबार में आते ही शौर्य ने चिटनिस और उसके बेटे सुमेर का फैसला करवा दिया था। सुमेर और उसके पिता को कैद करके ले जाने के बाद सम्राट सूर्यनारायण अपने सिंहासन पर वापस आकर बैठ गया। सूर्यनारायण ने खुद को शांत किया और उसके बाद सभी दरबारियों को देखते हुए बोला, आज हमारे यहाँ कुछ खास अतिथि आए हुए हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का परिचय मेरे जमाई शौर्य अग्निहोत्री से करवाता हूँ। ये अग्नि साम्राज्य के युवराज है और हमारी बड़ी राजकुमारी युगी के पति है। ये सुनकर दरबारियों में कुछ देर तक खुसर-फुसर मच गई। ज्यादातर लोग शौर्य के बारे में अब तक जानते थे। जाहिर था कि मकर साम्राज्य में इतना उधम मचाने के बाद उसका नाम सभी को पता होना ही था। तभी एक दरबारी बगल से आगे आया और सम्राट के सामने झुकते हुए बोला, महामहिम, अगर अपने बड़ी राजकुमारी का विवाह इनसे किया है तो फिर हम धूम्र साम्राज्य को क्या जवाब देंगे? इस पर सम्राट ने अकड़ते हुए कहा, अब उसमें कहना क्या है? मेरी बेटी का विवाह संपन्न हो चुका है तो जाहिर है कि अब हम धूम्र साम्राज्य के साथ रोटी बेटी का व्यवहार तोड़ देंगे। ये सुनकर एक और आदमी बाहर आया और बोला, महामहिम, इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। धूम्र वलय ना सिर्फ आक्रामक है बल्कि वो एक क्रूर शासक भी है। अगर हम उनके विरुद्ध युद्ध करने जाएंगे तो हम उनके सामने टिक नहीं पाएंगे। तभी शौर्य ने ठंडी आवाज में कहा, आज के बाद धूम्र वलय जल्दी आपको परेशान करने नहीं आएगा। इसकी तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर एक और मंत्री आगे आया और शौर्य का अपमान करने के इरादे से बोला, जमाई राजा, ऐसा नहीं कि हम आपको कम आंक रहे हैं, पर आप अभी भी एक छोटे अग्निकुल के युवराज है। वहीं धूम्र वलय एक ऐसा शासक है जिसने कम उम्र में ही 3 विशाल प्राचीन साम्राज्यों को निगल लिया है। ये सुनकर शौर्य को कोई फर्क नहीं पड़ा, पर सम्राट की धड़कनें तेज हो चुकी थी, क्योंकि सम्राट को शौर्य की दूसरी पहचान मालूम थी पर दरबारियों को अभी भी नहीं मालूम था। तभी एक और मंत्री पीछे से बाहर आया और बोला, शौर्य, आप भी बहुत बड़े योद्धा है जो आपके कारनामे बताते हैं, पर हम यहाँ धूम्र वलय की बात कर रहे हैं। धूम्र वलय शैतान है, शैतान। धूम्र वलय से भिड़ना हमारे साम्राज्य की क्षमता के परे है। बेहतर होगा कि आप इस विवाह को रद्द कर दें ताकि हम हमारे साम्राज्य की रक्षा कर पाए। जब शौर्य ने ये सुना तो उसकी भौहें फड़की और उसने उस दरबारी को देखते हुए कहा, तो तुम्हारा कहना है कि पूरा वर्तक साम्राज्य नपुंसकों से भरा पड़ा है? ऐसा क्यों नहीं करते तुम अपनी बहन बेटियों और बीवियों को धूम्र वलय के पास भेज दो ना, क्या पता वो उन्हें देखकर खुश हो जाए। ये सुनकर उस मंत्री की सांसें ऊपर नीचे होने लगी और गुस्से से बोला, ये क्या अभद्र भाष्य कर रहे हैं आप शौर्य? आपको मालूम होना चाहिए कि आप इस वक्त दरबार में खड़े हैं। इस पर शौर्य ने भी तंज मारते हुए कहा, अच्छा तो ये दरबार है? फिर इतनी देर से तुम लोग मेरी बात पर विश्वास करने के बजाय धूम्र वलय का महिमा मंडन क्यों कर रहे थे और मेरी पत्नी को उसके पास भेजने की क्यों बात कर रहे थे? तब तुम्हें याद नहीं आया कि आप लोग जो कह रहे थे वो भी तो अभद्र ही था? ये सुनकर उस दरबारी ने सिर झुका लिया और आगे कुछ कहना सही नहीं समझा। तभी मेघनारायण जो युवराज के सिंहासन पर बैठा था उसने हल्के से कहा, हमारे जैसे जीजाजी ने सही कहा, और अब जब हमने रिश्ता तोड़ ही दिया है तो अब बात क्यों करनी, हम सीधा युद्ध करेंगे। इस पर तभी युगी ने अपनी जगह से उठते हुए मेघनारायण और सूर्यनारायण को देखकर कहा, अब आपको मेरे लिए युद्ध करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इस साम्राज्य से मैंने अपने संबंध तभी तोड़ दिए थे जब मेरी गुरु को यहाँ से बेदखल कर दिया था। आज तो मैं बस यहाँ आपको ये बताने आई हूँ कि मैं यहाँ से सीधा अपने सेमी के साथ जा रही हूँ। आज के बाद ना अग्नि साम्राज्य और ना ही मेरे पति इस साम्राज्य के लोगों ये कोई मदद करेंगे। ये सारी आपकी गलतियों का परिणाम है जिसे आपको ही भोगना है। इतना कहने के बाद युगी तो अपनी जगह पर बैठ गई, पर सम्राट के दिल को इन बातों ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। सम्राट आज तक अपनी इस इकलौती बेटी पर जान छिड़कता था, पर उस ढोंगी ज्योतिषी के कारण वो धीरे धीरे अपने राजकुमारी से दूर होते गया और आज इसमें इतनी दूरी आ गई थी कि उसकी बेटी आज उन्हें अपना मानने के लिए तैयार नहीं थी। शौर्य ये सब कुछ शांति से सुन रहा था, पर तभी गुरुकुल के प्राचार्य ने युगी को देखते हुए कहा, राजकुमारी, अगर आप आपके साम्राज्य से असंतुष्ट है तो मैं आपकी रक्षा करने के तैयार हूँ। मैं आपको मेरे गुरुकुल की शिष्या बनाना चाहूंगा। एक बार आप मेरी छत्रछाया में आ जाती है तो धूम्र वलय क्या उसका बाप भी आपको हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचेगा। ऐसा कहकर प्राचार्य ने अपनी मूंछों को ताव दिया, पर तभी शौर्य ने उसे देखते हुए कहा, और ये कहने वाले आप कौन? शौर्य के इस सवाल से प्राचार्य लगभग अपनी कुर्सी से नीचे गिर गया होता। उसकी मुठ्ठियां का गई और उसने शौर्य को गुस्से से देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं एक गुरुकुल का प्राचार्य हूँ। मेरा नाम नागनाथ है।
ये सुनकर अंजने ने तपाक से पूछा, क्या आप किसी मनोज नाम के घमंडी और बदतमीज लड़के को जानते हैं? वो कह रहा था कि वो भी अर्क गुरुकुल से है, पर शायद अब वो बात करने के लायक नहीं रहा होगा। उसकी जुबान काट दी गई थी। अंजने की ये टिप्पणी सुनकर प्राचार्य की आंखें बड़ी हो गई और उसने घूरते हुए शौर्य, अंजने और युगी को देखते हुए थोड़ी गुस्से भरी आवाज में पूछा, तुम उसे कैसे जानते हो और तुम्हें कैसे पता चला कि उसकी जुबान काट दी गई है? इस पर शौर्य ने बात को बढ़ाते हुए कहा, वो क्या है ना कि मैंने ही उसकी जुबान को काट दिया था। जाहिर है कि हमें पता होगा ही कि उसकी जुबान काट दी गई है। उसमें कौन सी बड़ी बात है? शौर्य ने एकदम बेपरवाही से प्राचार्य को जवाब दिया। पर शौर्य के जवाब से प्राचार्य का गुस्सा और भी अधिक तीव्र हो गया। उसने लपक कर शौर्य पर हमला कर दिया। पर उसका हमला शौर्य को छू भी पाता उससे पहले ही शौर्य ने अपनी बगल में रखी गदा को अपने सामने किया और उसके वार को हवा में ही रोक दिया। पर इस हमले की ताकत इतनी थी कि शौर्य जिस कुर्सी पर बैठा था वो कुर्सी टुकड़ों में बिखर गई। अचानक हुए इस बदलाव से किसी को भी प्रतिक्रिया देने का मौका नहीं मिला। तभी सम्राट ने बीच में आकर प्राचार्य को पीछे धकेल दिया। प्राचार्य 10 कदम पीछे हट गया और शौर्य को खा जाने की नजरों से देखने लगा। तभी सम्राट ने झुंझलाते हुए प्राचार्य से कहा, प्राचार्य नागनाथ, लगता है आप ये बात भूल रहे हैं कि आपके सामने इस साम्राज्य का जमाई बैठा है। ये आपका गुरुकुल नहीं है जहां आप जो मन में आए वो करे। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए। ये सुनकर प्राचार्य ने दांत पीसते हुए कहा, सम्राट सूर्यनारायण, मैं पिछले कुछ दिनों से जिन्हें ढूंढ रहा हूं वो ये तीनों ही है। इन्होंने ने ही मेरे प्रिय शिष्य मनोज को अपंग बनाया है। आप इस मामले से जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा होगा, वरना आप मेरे गुरु सोपान को जानते ही है। प्राचार्य ने सम्राट की मध्यस्थता पर नाराज होते हुए उसे ही उल्टा धमकी दे डाली। सूर्यनारायण अब सोच में पड़ गया। एक तरफ भैरव था तो दूसरी तरफ एक गुरुकुल का प्राचार्य। अंजने ने ये सुना तो उसने भी थोड़ा मजा लेने के लिए कहा, मित्र शौर्य, इस दुनिया के लोग हमेशा अपने से बड़े का नाम लेकर ऐसे धमकी क्यों देते हैं? इनमें अगर क्षमता नहीं तो उन्हें पंगा ही नहीं लेना चाहिए। इस पर शौर्य ने हल्की हंसी हंसते हुए कहा, क्या कहे मित्र, अब क्या है ना कि इस दुनिया में हर किसी का एक बाप या गुरु होता ही है जो अपने शिष्य या बेटे को बचाने आगे आता ही है। अब इस झंडू को ही देखो, मैंने इसके शिष्य की बजाय और ये यहाँ उसका बदला लेने के लिए आ गया। अब अगर उस दुनिया में हर कोई ऐसे बदला लेने की बात करने लगे तो कैसा चलेगा? तभी योगी ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, स्वामी, ये तो फिर एक दृष्टिचक्र बन जाएगा और एक दिन पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इस पर शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका एक ही उपाय है। जो भी बदला लेने आए उसे वापस नहीं जाने देने का, उसे वहीं खत्म कर देने का। ये सुनकर प्राचार्य की आंखें शौर्य को गुस्से से देखने लगी और उसने अपनी मुट्ठियां भींची और कहा, बच्चे, वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीवित वापस जाएगा और कौन मरेगा। ऐसा कहकर नागनाथ ने अपने हाथ में एक आईने जैसी वस्तु प्रकट की और दूसरे हाथ में एक बड़ी सी कढ़ाई प्रकट की। फिर उसने एक झटके में कढ़ाई का आकार बढ़ाया और उसके ऊपर उस आईने को रख दिया। ये देखकर महल में मौजूद हर कोई डर से इस नज़ारे को देखने लगा। तभी नागनाथ ने दुष्ट हंसी के साथ कहा, बच्चे, तुम्हें लोगों को प्रताड़ित करने में बहुत मजा आता है ना, तो ये देखो, ये मेरे गुरुकुल का चमत्कारिक आईना है। इसके सामने जिसकी परछाई आ जाती है उस आदमी की आत्मा इसके अंदर कैद हो जाती है और उस आत्मा को गिर मैं इस कढ़ाई में डालकर परिष्कृत करता हूँ। ये सुनकर भी शौर्य हंसते हुए नागनाथ को देखने लगा और बोला, क्या यार चाचा, तुमने तो दिल पर ले लिया। चलो कोई बात नहीं, पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि तेरे शिष्य ने पहले तो मुझसे उलझने की हिम्मत की और जब मैंने उसे उसका दंड दिया तो तुम मेरे पीछे यहाँ तक आ गए। और अब तुम मुझे सीधा मारने की बात कर रहे हो, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। यार, मैं तुमसे बहुत नाराज हो गया हूँ। तभी नागनाथ ने दुष्ट हंसी हंसते हुए कहा, अब गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा, अब तुम्हें मरना ही होगा। ये सुनकर अब शौर्य किसी शैतान की तरह हंसने लगा और बोला, अबे पावड़ पहलवान, गोली खाकर अपनी साधना बढ़ाने वाले रोगी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे इस आईने में कैद करेगा? चल फिर जरा देखते हैं कि तेरा ये आईना कितना शक्तिशाली है। ऐसा कहकर शौर्य आगे आते हुए आईने के सामने खड़ा हो गया। शौर्य को ऐसा करते देख योगी का चेहरा मायूस हो गया। उसे शौर्य पर पूरा विश्वास था पर फिर भी उसे एक डर महसूस होने लगा था। शौर्य के आईने के सामने आते ही नागनाथ ने अपने हाथों से हस्त मुद्राएं बनाई और आईना बैंगनी रोशनी से चमकने लगा। आईने के अंदर से एक बड़े पारदर्शी हाथ की आकृति बाहर निकली और उसने शौर्य को पकड़ने की कोशिश की। शौर्य ने उस हाथ की ओर देखा और उसे उसके शरीर को छूने दिया। पर जैसे ही वह हाथ शौर्य के शरीर से छू गया वो उसके शरीर से आर पार हो गया। उसके हाथ कुछ भी बन ही लगा। अगले ही पल चुटकी बजाने की आवाज हुई और शौर्य के सामने बना आईना कई दरारों में बंध गया। पल भर में पूरे आईने की सारी शक्ति किसी बाढ़ की तरह उसके अंदर से बाहर निकल गई और आईना नष्ट हो गया। आईने के नष्ट होते ही शौर्य ने सबसे पहले उस हवा में तैर रही कढ़ाई को देखा और फिर उसके ऊपर एक घुसा दे मारा। कढ़ाई के भी पल भर में परखच्चे उड़ गए और वो भी टुकड़ों में बिखर गई। ये सब कुछ शौर्य ने पल भर में ही कर दिया था पर देखने वाले को ये सब कुछ ऐसा लग रहा था कि ये सब बहुत ही स्लो मोशन में किया हो।
शौर्य ने दोनों खजानों को टुकड़ों में तोड़ने के बाद नागनाथ को देखा और बोला, बस इतना ही। निकल गई हवा। ये सुनकर नागनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने बड़े ही आक्रोश के साथ शौर्य पर अपनी तलवार से हमला कर दिया। एक दैवीय स्तर के साधक की ताकत बहुत ही भयानक थी। भले नागनाथ गोली खाने वाला साधक था, पर उसकी ताकत कोई मजाक नहीं थी। उसकी शक्तियों के दबाव के कारण सभी स्वर्ग स्तर और निचले स्तर के साधक उसके नीचे दब गए और अपने घुटनों पर बैठ गए। पर इस दबाव का असर सम्राट, शौर्य, अंजने और युगी पर नहीं हुआ। शौर्य ने इस दबाव के साथ हुए इस तलवार के हमले को अपनी 2 उंगलियों को आगे करके हवा में ही रोक लिया। जैसे ही तलवार शौर्य के 2 उंगलियों में फंस गई, नागनाथ की तलवार की सारी शक्तियां खत्म हो गई। तलवार धीरे धीरे किसी पावडर में बदल गई। अपनी तलवार की भी ऐसी हालत देखकर अब नागनाथ के चेहरे पर हल्के डर के निशान दिखाई देने लगे। उसने चिल्लाते हुए बाहर खड़े अपने साथियों को आवाज दिया, सभी लोग अंदर आ जाओ, मुझे मनोज का हत्यारा मिल गया है। उसकी आवाज सुनकर 10 से अधिक दैवीय स्तर के साधक दरबार में प्रकट हो गए। उन्होंने आते ही शौर्य को चेहरों ओर से घेर लिया। शौर्य को ऐसे घिरा देखकर नागनाथ हंसते हुए बोला, बच्चे, मुझे पता नहीं कि तुमने मेरे इन पवित्र खजानों को कैसे खत्म कर लिया है, पर मेरे इन साथियों के सामने तुम नहीं टिक सकते हो। नागनाथ की बात खत्म होते ही उसके साथियों ने अजीब अजीब हस्त मुद्राएं बनाना शुरू किया और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाह को शरीर से बाहर निकालकर उसे आकार देना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनकी शक्तियों ने एक अमर सारणी का आकार ले लिया। इस सारणी को देखते ही शौर्य की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि ये सारणी एक खास तरह की सारणी थी जिसमें आध्यात्मिक पत्थरों की जगह खुद साधक के आध्यात्मिक केंद्र की ऊर्जा का उपयोग होता है। इसमें उस सारणी की रचना करने के लिए इस्तेमाल किए लोगों की मृत्यु होना आम बात थी। सारणी ने जैसे ही आकार लिया, शौर्य के शरीर के चारों तरफ एक आवरण बन गया। पलक झपकते ही शौर्य उस सारणी के अंदर कैद हो गया। ये नजारा देखकर नागनाथ और भी अधिक मुस्कुराने लगा। इसने कुटिल हंसी के साथ कहा, क्या हुआ बच्चे, अपने बाप से माफी मांगो यहाँ आकर। ये सुनकर शौर्य, जो अंदर फंसा था, उसने एक उकसाने वाली हंसी के साथ नागनाथ को देखा और बोला, तू और मेरा बाप बनेगा। मेरा असली बाप भी मेरे सामने आवाज नहीं निकालता और तू मेरे सामने खुद को मेरा बाप बोल रहा है। बुढ़े, अभी भी वक्त है, सोच ले, वरना तुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या शौर्य इस सारणी से बाहर निकल पाएगा? क्या अंजने शौर्य की मदद के लिए आगे आएगा? क्या शौर्य नागनाथ को भी जीवित वापस जाने देगा?